नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे वह मौर्योत्तरकालीन व्यापार से। और मैं आपको बता दूं कि मौर्योत्तरकालीन जो व्यापार था उसी व्यापार की वजह से भारत में मौर्योत्तर काल को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि मौर्योत्तर काल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मौर्योत्तरकालीन व्यापार पर हम लोग बात करें, बंदरगाहों पर हम बात करें। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके बीच में देना होता है उसको भी जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वह शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ठीक इसके नीचे ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ है और यहां पर आपके अपनी संस्था का इमेज, यानी कि डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसके बाद जो है आप देखें इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है। और इसके बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलते रहेंगे। आइए हम लोग कोर्स की बात कर लें। तो शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतिहास एक समग्र अध्ययन का कोर्स आपके बीच में चल रहा है और कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स है, जो कि आपको यहां पर दिया हुआ है। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर भी हम परिचर्चा करेंगे। इस कोर्स की पूरी फीस 1199 रुपये है, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपये आपकी फीस होगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके बीच में मैंने रखा। डियर स्टूडेंट्स, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट निरंतर मिलता रहा है लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में। अपने इस प्लेटफॉर्म को, जो कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है शशांक आईएएस, जरूर लोगों के बीच में आप पहुंचाएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8010045904 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप आदेश दें तो हम लोग चलें व्यापार पर और प्रमुख बंदरगाह पर। चलिए, मौर्योत्तरकालीन व्यापार एवं उनके प्रमुख बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के। आज हम उस कालखंड की परिचर्चा कर रहे हैं जिस कालखंड में भारत का व्यापार इतना फला फूला कि इतिहासकार उस कालखंड को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल कहने में तनिक भी नहीं चूके। और आपको पता है कि जो मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड है, मैं बार बार हर क्लास में आपको इसके बारे में बताता हूं कि मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड आप देखेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर के और कितने ईस्वी के बीच में, 300 ईस्वी के बीच में, यानी कि टोटल 500 वर्षों का इतिहास आप यहां पर देखेंगे। और इन 500 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ की, यानी कि स्वर्णकाल। मैं आपको बताऊं, प्लिनी के बारे में आपसे बात करूंगा। प्लिनी एक इतिहासकार, उसकी आंख से आंसू निकलते हैं और आंसू ही नहीं, रक्त निकलते हैं और वह कहता है कि रोम का सारा सोना भारत ले जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने चरम पर रही, किस तरह से हमारा व्यापार बिजनेस हमारे फेवर में था, अनुकूल था। तो इन सब पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। भारत का विदेशों के साथ, किन देशों के साथ किस प्रकार का व्यवहार था, किस प्रकार का व्यापार था, किन वस्तुओं का हम लेन देन करते हैं, सब पर हम लोग विचार से और विस्तार से परिचर्चा करेंगे आपके बीच में। तो चलिए हम व्यापार से शुरू करते हैं। मौर्योत्तरकालीन व्यापार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्योत्तर काल में जो व्यापार हुआ, व्यापार तो वैसे कई सारे देशों के साथ हो रहा है और यहां पर आप देखेंगे अनुकूल व्यापार, मतलब भारत यहां पर घाटे का सौदा नहीं करता है। अनुकूल व्यापार है, यानी कि भारत के अनुकूल व्यापार है और उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक व्यापार अगर भारत किसी के साथ किया तो रोम के साथ किया। रोम के साथ भारत का जबरदस्त व्यापार था। किस काल में? फटाफट मुझे लिखिए, किस काल में? मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में रोम के साथ भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार चलता था। और यहां पर आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में जब भारत का रोम के साथ व्यापार था तो उस समय इन 500 वर्षों में कई ऐसे शासक हुए जिनके समय में भारत का व्यापार खूब फलता फूलता रहा। हालांकि आगे के इतिहास में कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन जब तक इतिहास अपनी कठिनाई को बताए तब तक हम उस विकास के और उस चरम काल को भी देख लेते हैं। चलिए यहां पर पहली लाइन आप लिखिए कि भारत का मौर्योत्तर काल में सबसे प्रमुख व्यापार रोम के साथ रहा। भारत का
मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार किसके साथ रहा भाई? रोम के साथ, रोम के साथ। भाई इसको याद कर लेना, और मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चंस बनता ही बनता है। रोम के कुछ प्रमुख शासक हैं जिनके नाम का मैं उल्लेख कर देता हूं, आप भी मेरे साथ पॉइंट आउट कर लीजिए। एक तो है ऑगस्टस, दूसरे शासक हैं टाइबेरियस, टाइबेरियस, और तीसरे शासक हैं नीरो। कहा जाता है कि इनके शासनकाल के दौरान भारत का, यानी कि मौर्योत्तरकालीन भारत का व्यापार अपने चरम पर रहा, और इनमें भी सबसे अधिक अगर व्यापारिक लाभ हुआ तो ऑगस्टस के शासनकाल के दौरान, ऑगस्टस के शासनकाल के दौरान। मैं यहां पर पॉइंट आउट कर दूं, सबसे अधिक लाभ या सबसे अधिक व्यापार, सबसे अधिक व्यापार। तो आप यहां पर देखेंगे कि भारत का मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक अगर कोई कंट्री रहा हो जहां इनका व्यापार होता था तो रोम था, और रोम में ऑगस्टस, टाइबेरियस, नीरो, इन सब के शासनकाल के दौरान भारत का रोम के साथ जबरदस्त व्यापार रहा। लेकिन इनमें भी अगर प्रश्न आए कि सबसे महत्वपूर्ण व्यापार किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो ऑगस्टस के शासनकाल के दौरान भारत का रोम के साथ व्यापार हुआ। कहा जाता है कि उसके स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑगस्टस के शासनकाल के दौरान स्वर्ण सिक्के जो थे, स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं भारत से, सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं, संख्या में प्राप्त हुए। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। तो एक बार पुनः मैं इस बात को आपके बीच में रिपीट कर दूं कि मौर्योत्तर काल में भारत का जो सबसे पसंदीदा कंट्री व्यापार करने के लिए था वह रोम था, और रोम के शासक विशेष करके ऑगस्टस के शासनकाल के दौरान मौर्योत्तर काल में भारत का व्यापार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, और वहां से स्वर्ण सिक्के भारत को आते थे। इसके बदले में भारत क्या देता था? इसके बदले में भारत जो देता था उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहले जो वहां से प्राप्त हो रहा है, स्वर्ण सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, उस पर देखिए कौन कितना दुखी होता है। कहा जाता है कि भारत को सालाना 15 करोड़ सेस्टर्स प्राप्त होता था। 15 करोड़ सेस्टर्स, तो सॉरी 55 करोड़ सेस्टर्स, 55 करोड़। भारत को वार्षिक 55 करोड़ सेस्टर्स प्राप्त होता था। मुद्रा थी 55 करोड़ सेस्टर्स प्राप्त। मतलब आप इसको यह मानेंगे कि बहुत अधिक मुद्रा प्राप्त होता था। एक इतिहासकार है प्लिनी। प्लिनी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, प्लिनी की आंखों से रक्त प्रभावित हो रहा है। भले ये रक्त की मैं बात कर रहा हूं तो आपको अतिशयोक्त लग रहा होगा, लेकिन इसको फील करना होगा आपको, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि मौर्योत्तर काल में भारत का व्यापार कैसे चरमोत्कर्ष था। क्यों मौर्योत्तर काल को भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल माना जाता है? तो आप यहां पर देखेंगे कि प्लिनी की आंखों से आंसू हैं, और प्लिनी अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत के वहां सोना पहुंचने पर दुख व्यक्त करता है। तो आइए उस बात को भी लिख लेते हैं। प्लिनी का नाम, प्लिनी, इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका। और प्लिनी की आंखों में आंसू थे। ये क्या कहता है कि रोम से सारा सोना भारत पहुंचने पर यह दुख व्यक्त करता है। रोम से सारा सोना भारत पहुंचने पर, भारत पहुंचने पर दुख व्यक्त किया। कई बार यह स्टेटमेंट आया हुआ है कि किस इतिहासकार ने
आंसू बहाए और किस इतिहासकार ने दुख व्यक्त किया? तो प्लिनी, इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत के साथ जो रोम का व्यापार था, इस व्यापार में या फिर इसकी जानकारी कैसे हुई, किस तरीके से भारत का रोम के साथ व्यापार बना? देखिए, भारत रोम को क्या देता था उनके सोने के बदले में, उनके सिस्टर्स के बदले में, वह मैं आपको अभी बताऊंगा। बट ये देख लीजिए कि जो रोम के लोग भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, या भारत के लोग जो रोम के साथ व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार में ऐसे कौन से फैक्टर थे जो 4 चांद लगा दिए? तो आप यहां पर देखेंगे इस व्यापार में सहायता पहुंचाने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में आप देखिए। व्यापार में सहायता पहुंचाने वाले तत्व, सहायता पहुंचाने वाले तत्व, यानी कि ऐसे कौन कौन से तत्व थे जो इस व्यापार में सहायता पहुंचाते थे, जिसकी वजह से जो है भारत का व्यापार रोम के साथ जबरदस्त तरीके से होता था। तो सबसे पहले भाई मानसून की खोज, क्योंकि भाई मानसून की खोज होगी तो किस समय आंधी तूफान, किस समय बारिश है, सब की जानकारी हो जाएगी। तो तकरीबन आप देखेंगे कि 48 ईस्वी में, कब? 48 ईस्वी में जो है हिप्पालस नामक एक ग्रीक नाविक के द्वारा मानसून की खोज की गई। तो 48 ईस्वी में हिप्पालस द्वारा, एक ग्रीक नाविक है, हिप्पालस द्वारा मानसून की खोज। अब इससे क्या हुआ, किस समय के बारे में जानकारी रही कि किस टाइम हमको व्यापार करना है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिएगा, जो प्लिनी है, जिसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, 77 ईस्वी के आसपास लिखी गई है लैटिन भाषा में, और इसमें भी भारत और रोम के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं यहां पर दोबारा से लिख देता हूं, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, किस भाषा में है भाई? लैटिन भाषा में, और इससे भी लोगों को काफी जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक को तकरीबन 80 ईस्वी से लेकर के 115 ईस्वी के मध्य लिखा गया। किसने लिखा, इस बात की जानकारी नहीं है। अज्ञात ग्रीक नाविक, कोई अज्ञात ग्रीक नाविक है जिसने इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि यह यूनानी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। किस भाषा में? यूनानी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, और इस ग्रंथ से भी जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा साहब एक और है, जियोग्राफी। ये लिखे हैं टॉलमी। कौन लिखा है भाई? टॉलमी, तकरीबन 150 ईस्वी में। ठीक है, ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। इससे भी जो है हमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हुई। तो कई बार कमीशन ये प्रश्न पूछता है, या फिर आपको जानना चाहिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लिखते हैं, कि भारत का रोम के साथ जो व्यापार हुआ, उस व्यापार में सहायता पहुंचाने वाले तत्व कौन कौन से थे? तो मानसून की खोज, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और जियोग्राफी। ये सब ऐसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण खोज हैं जिससे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और भारत का रोम के साथ व्यापार होने में ये जो सहायक तत्व होते हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। यहां पर मिला जुला करके अभी तक जो बात हम आपके बीच में रख रहे हैं, सिर्फ एक ही कहने का भाव है कि प्लिनी क्यों रोता है, प्लिनी की आंखों से क्यों आंसू निकल रहे हैं। इसका मतलब कि भारत को पर्याप्त मात्रा में सेस्टर्स प्राप्त हो रहे हैं, 55 करोड़ वार्षिक सेस्टर्स प्राप्त हो रहे हैं।
बहुत मात्रा में सोना प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी शिखर पर जा रही है। इसीलिए इस लाइन को मैं बार बार कर रहा हूं ताकि आपको यह बात दिमाग में बनी रहे कि मौर्योत्तर काल भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग। और कई बार ये क्वेश्चंस बनेगा। अब यहां से आप ऑब्जेक्टिव भी लिख लेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं। खैर, अभी डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक बातों को लिखने के लिए अभी थोड़ा सा आपको और ध्यान देना होगा कि हम किन वस्तुओं का आयात करते थे और किन वस्तुओं का निर्यात करते थे। इसके अलावा हमारे कौन से प्रमुख बंदरगाह थे। तो यहां तक की बातों को आप सभी विद्यार्थी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत? इसलिए देखिए, हम लोग ठीक है आधे घंटे 45 मिनट 50 मिनट की हमारी अपनी क्लास हो रही है, लेकिन इसको आप मान करके चलिएगा कि अगर आप यहाँ पर अपने साथ लगातार बने रहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपको कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चंस बनाने की। कुछ एक प्रश्न प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट उससे घबराना नहीं है। और जो लोग लगातार क्लास ले रहे हैं, हैबिट में हैं, पंक्चुअल हैं, सफलता उन्हीं को मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। आज नहीं तो कल पढ़ना होगा, चाहे आप मुझसे पढ़िए, चाहे किसी और यूट्यूब चैनल पर यूट्यूबर से पढ़िए या किसी और एजुकेटर से पढ़िए, वो भी मानसून की खोज यही बताएगा। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का और उसके आंखों से आंसू वो भी बहाएगा। वो भी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को कहेगा कि अज्ञात है वो भी ज्योग्राफी की टॉलमी की बात करेगा। तो यार, जब मैं कर रहा हूं तो मुझसे ही सुन लो। क्यों उस समय का इंतजार कर रहे हो? लगातार बने रहो। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग एकदम इसको अच्छे से लेंगे। चलिए, हम लोग प्रमुख बंदरगाह की बात करते हैं और फिर उस बंदरगाह से किन वस्तुओं का आयात होता था, किन वस्तुओं का निर्यात होता था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां तक की बातें आप लोग समझ में आ गई, सब चीज़ों को देख लिया। चलिए, अब हमारा अगला पॉइंट है प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह। या तो भाई सभी बंदरगाह के नाम मैं यहां पर लिख दूं, या एक एक करके सभी बंदरगाह के बारे में मैं बात करते हुए चलूं। देखिए, 3 बंदरगाह ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। उसके बाद सहायक बंदरगाह आ जाएंगे। तो जो 3 प्रमुख बंदरगाह हैं आप यहां पर पहले लिख लीजिए, बैरी गाजा या फिर भड़ौच। बैरी गाजा या फिर भड़ौच बंदरगाह। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बारबेरिकम, बारबेरिकम। और तीसरा अरिका मेडू। तीसरा अरिका मेडू। इसके बाद अन्य बंदरगाह, चौथे में अन्य बंदरगाह। चलिए, पहला बैरी गाजा, इसे भड़ौच बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अब ये कहां पर है भाई? भृगु कक्ष, भृगु कक्ष ये कहां पर है? गुजरात। तो ये बैरी गाजा या भड़ौच बंदरगाह जो कि भृगु कक्ष गुजरात में है। ठीक है, और भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। भाई, अगर आप यहां पर मैप को देखें तो ये लोकेशन आएगा। तो भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्रवेश द्वार के रूप में बैरी गाजा या भड़ौच या भृगु कक्ष को जाना जाता है। अब यहां से किन वस्तुओं का हम आयात करते थे और किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, ये समझिएगा। चलिए, पहले आयात देख लेते हैं। आयात यानी कि आयात में हम क्या क्या मंगाते थे साहब? आयात में क्या क्या मंगाते थे? कहां से? रोम से, यूनान से, इटली से, इन सब जगहों से। ठीक है, तो आप देखेंगे इटली, यूनान और अरब, इन सभी जगहों से कई सारी वस्तुओं को हम लोग मंगाते थे और उसके बदले में बहुत कुछ देते थे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जी।
तो सबसे पहले यहाँ से जो व्यापार होता था, व्यापार तो कहाँ कहाँ होता था? इटली, यानी कि रोम ही है वो, इटली, यूनान यानी कि ग्रीक, इसके साथ साथ अरब। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यापार यहाँ से होता था भृगुकक्ष यानी कि बैरी गाजा यानी कि भड़ौच यानी कि गुजरात से। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या क्या मंगाते थे, तो आप यहाँ पर देखिएगा, तांबा, कॉमा करके लिखिए, टीन, जस्ता, इसके साथ साथ मूंगा, पोखराज, ठीक है, पोखराज, और भी सुरमा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के मरहम, सोने तथा चांदी की मुद्राएं भी आयातित की जाती थी। इसके अतिरिक्त सोना प्लस चांदी की मुद्रा हम निर्यात क्या करते थे, इनको क्या भेजते थे, लिखिएगा, मसाला, कि मसाला खाओ भाई तुम लोग। इसके बाद हीरा भी भेजते थे भाई, हीरा, नीलम एक प्रकार का कीमती बहुमूल्य पत्थर होता है, कछुआ भी जाता था। ओहो हो, कछुए मतलब कछुए की पीठ की हड्डी, ठीक है, हाथी दांत, सब पॉइंट आउट कर लीजिएगा, हाथी दांत एवं रेशम के वस्त्र। और ये इंपॉर्टेंट है, व्यापार अनुकूल था, यानी कि हमारे हित में था। तो ये यहाँ के बंदरगाह हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को प्राप्त होती थी। कहा जाता कि अरब की मदिरा भारतीयों को बड़ी प्रिय थी, तो अरब से मदिरा भी प्राप्त करते थे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, अरब की मदिरा। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले बंदरगाह। ठीक है, अगला बंदरगाह है बारबेरिकम, यहां पर ले देते हैं, बारबेरिकम, यहां पर लिखिए, यह सिंधु के मुहाने पर है। कहां पर है? सिंधु के मुहाने पर, बारबेरिकम, यानी कि अगर इस तरह से मैप बनाया जाए तो आप यहां पर कहीं देखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये सिंधु के मुहाने पर है बारबेरिकम। यहां से आयात क्या होता था? यहां के बंदरगाह से अगर आयात की बात करें तो पुखराज, इसके साथ मूंगा, इसके साथ लोहबान। कितने लोग लोहबान समझते हैं भाई? लोहबान कितने लोग समझते हैं? लोहबान, कांच, कांच के अलावा मदिरा, क्या बात है, और सोना चांदी, सोना चांदी। निर्यात की बात करें हम लोग तो निर्यात में मसाला, ये तो कॉमन सा हो गया है, मसाला खाएंगे यहाँ का, फिरोजा, नीलम। अब आप समझ गए होंगे कुछ प्रमुख हैं जिनको आपको याद रखना ही है। रेशम, यानी कि मसाला हो गया, नीलम हो गया, रेशम हो गया, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा नील, तो इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करते थे? निर्यात करते थे। ठीक है, उनको बेचते थे, भेजते थे, और उसके बदले में पोखराज, मुगाल, लोहवान, कांच, मदिरा, सोना, चांदी, ये सब उनसे हम लोग प्राप्त करते थे। तो ये बारबेरिकम है बंदरगाह जो कि सिंधु के मुहाने पर है। अगला बंदरगाह अरिकामेडु। अरिकामेडु बंदरगाह, ठीक है, यह पांडिचेरी में स्थित है। कहाँ पर है भाई? आधुनिक पांडिचेरी में। तो आधुनिक पांडिचेरी में यह बंदरगाह स्थित है। ठीक है, इसको
जो है इस बंदरगाह का जो नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में, इस बंदरगाह को पेडोक कहा गया है। तो ये भी लिख लीजिएगा, पेरिप्लस में इसे पेडोक कहा गया है, पेडोक कहा गया है। पॉइंट आउट कर रहे हैं ना आप लोग, लिख रहे हैं, ठीक है। कहा जाता है कि 1945 में यहां पर विस्तृत खुदाई हुई और यहां से रोमन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई बार यह प्रश्न बना हुआ है। तो 1945 में उत्खनन हुआ, उत्खनन, और यहां से रोमन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए, रोमन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जहां से रोम निवासियों की रुचि तथा उनके द्वारा दिए गए नमूनों के अनुसार यहां से कई सारी वस्तुओं का वह जो आयात होता था, तो यहां पर आप देखेंगे निर्यात होता था। यहां पर आप देखेंगे कि अरिकामेडु से रोमन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी कई बार इस प्रश्न को पूछी हुई है, तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे, ठीक है। आइए यहां पर पॉइंट आउट कर लीजिए। चलिए, यहां से क्या क्या भेजा जाता था और क्या आता था, आयात करिए। पहले आयात कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, ठीक है। दीप का टुकड़ा ये आता था वहां से, बर्तन, सुराही जो कि प्राप्त हुई है वहां की। ऐसा माना जाता है कि मतलब कि वहां के लोग यहां पर बस्ती बना करके रह रहे थे। सोना, चांदी, अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तुएं। देखिए ये सब दीप का टुकड़ा, बर्तन, सुराही, ये सब रोम की हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो बस्ती यहां से प्राप्त हुई वो रोमन बस्ती होगी, और यहां से इसके बदले में निर्यात कहिए या क्या भेजते थे उसको देखिए निर्माण करके। तो मलमल, मलमल ये बहुत प्रसिद्ध है। और फिर वही है मसाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेशम। तो आप यहां पर देखेंगे इस प्रकार की वस्तुओं का आना जाना वहां पर था, ठीक है। आयातित वस्तुओं में और भी कई सारी चीजें थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे वहां से मलमल और मोती ये विशेष रूप से जो है निर्यात किया जाता था, ठीक है। मलमल प्लस मोती और सोना चांदी उनसे हम लोग प्राप्त करते थे। तो ये 3 प्रमुख बंदरगाह ऐसे हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद करना है, विशेष रूप से याद करना है। इसको आपको इस बात को मान करके चलना है, ठीक है। 3 प्रमुख बंदरगाह जो मैंने आपको बता दिए, यानी कि एक अरिकामेडु, एक बारबेरिकम और एक बैरीगाजा भड़ौश बंदरगाह। इसके अलावा और भी कई बंदरगाह हैं, आइए उनके बारे में हम बात कर लें, पॉइंट आउट कर लें एक एक करके। लिखिए, कोरकई बंदरगाह जो इंपॉर्टेंट होगा उसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप अगर देखें तो यह पांड्यों की बंदरगाह थी, ठीक है। पांड्य की बंदरगाह राजधानी थी। जैसे यहाँ पर अगर आप इस मैप को बनाएं और मैं आपको जब चोल चेर पांड्य, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एरिया था ये चोल साम्राज्य का था, ये जो एरिया था ये पांड्य साम्राज्य का था, और ये जो एरिया है ये चेर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो मैं यहाँ पे डार्क कर दिया हूँ, यहाँ पर कोरकई बंदरगाह था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि इसका नाम कालची भी मिलता है। पेरिप्लस जो ग्रंथ है, पेरिप्लस में इसे कालची भी कहा गया। क्या कहा गया भाई? कालची भी कहा गया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध किसके लिए था ये? तो मोती। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था।
इसके अलावा अगला बंदरगाह लिखिएगा मुजरिस। मुजरिस, मुजरिस बंदरगाह, यह चेर राज्य में था। चेर राज्य कहाँ है भाई? यहां पर केरल, चेर राज्य में, यानी कि केरल। यह चेर राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था मुजरिस। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे सोने और चांदी के सिक्के विशेष करके जो है यहां पर आयात और निर्यात की प्रक्रिया में रहे, और इसके बाद निर्यातित वस्तुओं में आप हाथी दांत की बनी वस्तुएं और कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, मलमल, उबटन, ये सब यहाँ से निर्यात होता था। देखिए आयात और निर्यात में आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि मलमल निर्यात करेंगे, हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात करेंगे, नील निर्यात करेंगे, रेशम निर्यात करेंगे, और आयात में सोना चांदी प्रमुख रूप से। सोना चांदी ये सब हम लोग प्रमुख रूप से आयात करेंगे, यानी कि प्राप्त करेंगे, और भेजेंगे क्या? तो जिन वस्तुओं को हमने आपको बताया। तो यहाँ पर इन बंदरगाहों के नाम को आप बस पॉइंट आउट कर लें, बाकी क्या आयात क्या निर्यात वो आप अब याद कर लिए होंगे। चलिए अगला बंदरगाह, तो खैर एक बार आप यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि घबराइए नहीं। आयात, आयात में हम लोग सोना और चांदी विशेष रूप से, और निर्यात में हम लोग जो है हाथी दांत, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, इसके साथ ही साथ मोती, मसाला, ये सब प्रमुख है। ठीक है, लोहे एवं लकड़ी की बनी वस्तुएं, ये भी था, ये निर्यात होता था सब। लोहे और लकड़ी की बनी वस्तुएं, लोहे प्लस लकड़ी की वस्तुएं। ठीक है, मुजरिस। इसके अलावा अगला बंदरगाह लिखिए सैमेलिया। सैमेलिया बंदरगाह, ठीक है, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका एक नाम और मिलता है चौल बंदरगाह, चौल अन्य नाम। ठीक है, चलिए अगला लिखिए सोपारा। सोपारा, सोपारा ये भी बहुत प्रमुख बंदरगाह है। ये भी आधुनिक महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। आधुनिक, आधुनिक महाराष्ट्र पश्चिमी तट बंदरगाह। इसके अलावा और भी कई हैं। नौरा, नौरा ये किन्नौर में है। खैर इतना नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो लिख लीजिए। टिंडिस, टिंडिस बंदरगाह ये पुन्नानी में है। इसके अलावा टिंडिस के बाद नीलसिंडा, नीलसिंडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, एक साथ लिख लेंगे तो याद भी रहेगा। बंदर बंदरगाह, क्या बात है, बंदर बंदरगाह ये कावेरी पत्तनम में है। इसके अलावा कमारा बंदरगाह, सॉरी बंदर बंदरगाह चेर राज्य का बंदरगाह है, क्षमा चाहूँगा, चेर राज्य का बंदरगाह, चेर राज्य का बंदरगाह। इसके अलावा कमारा यह जो है कावेरी, कावेरी पत्तनम, और इसके साथ साथ एक और लिख लीजिएगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है, ये बंगाल में है, बंगाल में। तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। तो देखिए यहाँ पर जो इस व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह की जो बात थी उसमें बस आपको इतना याद रखना। अगर मैं समरी की बात करूं तो 3 प्रमुख बंदरगाह उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखा। जो सबसे पहले बैरी गाजा
बारबेरिकम और अरिकामेडू। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, हम किन वस्तुओं का आयात करते थे, किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, उसको भी आप लोगों ने प्रमुखता से देखा। और बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। हम लोग जब लिखते हैं, पढ़ाते हैं, नोट्स बनाते हैं तो विस्तार से भी बात कर लेते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि उसमें से कुछ, उस पर भी बात कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बना रहे, याद रहे। लेकिन यहाँ पर बस कि हम लोग आयात किन वस्तुओं का करते थे, एक लिस्ट उसको बना लीजिए। हम निर्यात किन वस्तुओं का करते थे, एक लिस्ट उसकी बना लीजिए। और विशेष करके रोम को आपको दिमाग में रखना है। प्लिनी कहाँ और कैसे आंसू बहाता है, उसके सोर्स क्या है व्यापार व्यंजक की, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इतने पॉइंट्स याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बनेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मौर्योत्तर काल के बारे में जो जानकारी थी कि हम लोग मौर्योत्तर काल की समाज के बारे में बात की, मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, और मौर्योत्तर काल में धर्म की भी बात इसलिए हो गई क्योंकि जिस दिन राजवंशों को हमने पढ़ा वहाँ पर भी धर्म की बात हम लोगों ने की। यहाँ के क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हमने बात की, विदेशी आक्रांता जो आक्रमण किए उनके बारे में बात की। तो जो मौर्योत्तर काल में जितना आपको बताया गया है उसको आप अच्छे से तैयार करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन पेपर की, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होंगे। इसके बाद फिर हम एक समरी लेंगे और समरी में भी हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है जानकारी मिले। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस पर बने रहिए, इन सभी पॉइंट्स को आप अलग से भी पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। क्वेश्चंस पेपर निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, विस्तार अधिक नहीं रहा क्योंकि नया टॉपिक फिर कल शुरू करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए। बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे नोट्स अपने ग्रुप में आते रहते हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा पढ़ा देने से भी अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए फिर बेहतर नहीं होगा। थोड़ा पढ़िए, उसको अपने दिमाग में स्थायी रूप से बनाइए, याद करिए, लिख लिख कर की प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करिए उसको आप खुद। और धीरे 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 हम लोग इस एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। देखिए हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा टफ सेगमेंट माना जाता है, वो कठिन माना जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग चले और स्टोन एज के बाद फिर हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले ताम्रपाषाण काल, फिर वैदिक कल्चर, फिर महाजनपद काल, फिर मगध साम्राज्य, फिर मौर्य देखे, मौर्योत्तर काल देखे। तो ऐसे क्रम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसको बनाते रहिए। इसके बाद अब गुप्त काल हम लोग पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, और दक्षिण भारत में संगम साहित्य, चोल चेर पांडे। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विद इन 10 to 12 या 13 डेज में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक की क्लास आप सभी विद्यार्थियों ने देखी, और हम आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझ में आई होगी। क्लास अगर समझ में आ रही है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो ज़रूर लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। और अभी हमारे एक विद्यार्थी थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं डिसलाइक इसलिए किया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज भी लिखा था। मैं क्योंकि लगातार बोलता हूँ कि क्लास में अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो अपनी बात को ज़रूर मुझे बताएं। तो उनका मैसेज था कि सर डिसलाइक इसलिए किया कि ये बैच एनडीए के अकॉर्डिंग चलेगा कि नहीं। तो भाई एनडीए के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा या चलेगा तो इस पर डिसलाइक करने का क्या मतलब है? आप एक बार प्रश्न तो पूछिए, आप अपनी बात मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। और वैसे आप देखिए एनडीए हो, सीडीएस हो, इन सभी परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग आयोजित कराती है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। तो यूपीएससी जिस किसी भी परीक्षा की रणनीति बनाती है, जिस किसी भी परीक्षा को उसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो आप समझिए कि उस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी ये क्लास स्टेट पीसीएस और यूपीएससी आईएएस के लिए महत्वपूर्ण है तो एनडीए सीडीएस के लिए क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? सबके लिए है। तो यहाँ पर आपको इस बात को विशेष ध्यान देना होगा। तो वंस अगेन आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे एकदम पूरे जोर मस्ती के साथ। Once again, thank you very much, my dear students. Thank you very much.